हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम सिर्फ स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर पॉलिटी। दोस्तों, अभी तक हमने पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक कवर अप कर लिए हैं और जिसमें कि हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था संविधान के स्रोत के बारे में। तो दोस्तों, आई होप आपने वो वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से देखा होगा और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने हमारी पॉलिटी के और वीडियो नहीं देखे तो उनको जा करके उनको अच्छे समझ करके देखिए। ठीक है दोस्तों, आज भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप बताएं कि संविधान की अनुसूची क्या होती है। संविधान में हमारे जितने भी विषय हैं उनको उनको बांटा गया है किसमें, अनुसूची में, यानी कि शेड्यूल में। कि मतलब कुछ विषयों को अनुसूची में बांट दिया गया, ऐसे विषयों की कुछ विषय इस पहली अनुसूची के अंदर, कुछ दूसरी के अंदर, इस ऐसे करते करते हमारे सभी संविधान के विषयों को 12 अनुसूचियों में बांटा गया है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे हमारे संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 12 अनुसूचियां हैं। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल से मतलब समझते हैं कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए वनडे एग्जाम में कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 अनुसूचियां थी। हमारे मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में कितनी हो गई है, वो बढ़ करके जिनको भी बढ़ाया गया, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो अब बढ़ के कितनी हो चुकी है, 12 अनुसूचियां। तो आज हम दोस्तों सभी 12 अनुसूची के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए, तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में क्या है, देखिए पहली अनुसूची में किस किस विषय को कवर अप किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विषय को कवर किया गया है। मतलब कोई राज्य बनने की, किसी अगर क्षेत्र को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाना है तो उसको बनाने की कंडीशन क्या क्या होंगी कि किस आधार पर हम किसी को राज्य व केंद्र शासित प्रदेश घोषित करेंगे, उससे संबंधित विषय किसमें डाले गए हैं, पहली अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है आपकी दूसरी अनुसूची। दोस्तों देखिए, दूसरी अनुसूची में क्या 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 कवर किया गया है। दूसरी अनुसूची में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो मंत्री से लेकर के ग्रुप ग्रुप डी डी तक का कर्मचारी, जितने भी सभी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन के बारे में बताया गया कि किस किस तरीके से इनको वेतन भत्ते व पेंशन वेतन पेंशन भत्ते दिए जाएंगे, किस किस आधार पर दिए जाएंगे। तो वो सब कुछ बताया गया किसमें, दूसरी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरी आती है कि क्या तीसरी अनुसूची में आती है, शपथ ग्रहण समारोह। हमारे शपथ से मतलब हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, हमारे जितने भी मंत्री वगैरह हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जितने भी हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह किस प्रकार होगा, या इनको शपथ कौन कौन दिलवाएगा, ये सारे इन सब के बारे में किसे बताया गया आपको, तीसरी अनुसूची में। जैसे कि आपको पता है कि सांसदों की, जब भी कोई हमारा सांसद बनता है तो उनकी शपथ होती है, विधायकों की शपथ होती है, राष्ट्रपति की शपथ होती है, जो हमारे जो जो मुख्य मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, सभी की शपथ होती है। तो जितनी भी शपथ समारोह के बारे में बताया गया किसमें, तीसरी अनुसूची के बारे में, कि इनको शपथ कौन दिलवाएगा और इनके शपथ समारोह की क्या क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शपथ समारोह किस अनुसूची में है, तो आपका आंसर क्या होगा, तीसरी अनुसूची में। तो फिर आते हैं चौथी अनुसूची। देखिए चौथी अनुसूची में क्या 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 विषय डाले गए हैं। राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाता है, तो उसी में किस प्रकार उनकी सीटों का आवंटन किया जाएगा और किस आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं सीटों का आवंटन कैसे होता है, उस क्षेत्र उस राज्य के क्षेत्र राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है सीटों का आवंटन। ठीक है, तो उसी की कंडीशन बताएगी कि राज्यसभा और केंद्र शासित यानी कि यूटीज की अगर सीटों का बंटवारा करना है तो किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, वो सब किसमें बताया गया है, चौथी अनुसूची में। बाकी इसकी प्रक्रिया इसकी क्या क्या होंगी, वो काफ़ी डीप में आ गया, वो आपका वनडे एग्जाम में नहीं पूछते हैं। फिलहाल मैं आपको उतने पढ़ाऊंगा जो कि आपके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों अगली आती है आपकी पांचवी अनुसूची। देखिए पांचवी अनुसूची में क्या क्या विषय है। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन, कि मतलब अनुसूचित एससी और एसटी के जो वर्ग हैं उनका उनके क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि एससी एसटी के लिए तो हमारे संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो उसी के तहत बताया गया है कि एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे उनकी जनसंख्या है, मतलब जहाँ पे ये कह सकते हैं कि एससी और एसटी बहुमत में है, तो उन क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा, इन सबके बारे में किसको बताया गया आपको, 5वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, तो फिर आती है अगली आपकी छठी अनुसूची। दोस्तों 5वीं और छठी को आप चाहे तो साथ में पढ़ सकते हैं, काफी ईजी है, बस इसमें कुछ नहीं है। इसमें
देखिए यहाँ तो हमने पढ़ा था कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और इसमें साथ में था अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का प्रशासन। पर यहाँ सिर्फ आता है आपका 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार चलाया जाएगा। तो वो 4 राज्य कौन से हैं, ये आपसे पूछा जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा, किस प्रकार उनका प्रशासन चलाया जाएगा। तो इससे संबंधित विषय हमारे किस में डाले गए हैं, आपकी छठी अनुसूची में। और आप ये राज्यों को ध्यान रखिएगा, अक्सर राज्य पूछे जाते हैं कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं। कोई एक आपको दिया होगा, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों में से आपसे कोई भी एक राज्य पूछा जा सकता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगली आती है आपकी 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या क्या है। 7वीं अनुसूची में हमारी दी गई सूचियाँ, जैसे कि आपको पता है हमारी 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे कि आपको पता है कि जो देखिए संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य सरकार को होता है। और फिर आगे आती है समवर्ती सूची में कानून बनाने की पावर किसको होती है, राज्य स्टेट दोनों को होता है, राज्य और केंद्र दोनों को उसमें संयुक्त रूप से कानून बनाने का अधिकार होता है। पर किसी कानून में अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है या कोई केंद्र और राज्य के बीच किस कानून में कोई टकराव होता है, तो उस कंडीशन में केंद्र के कानून को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, मतलब कि केंद्रीय कानून ज़्यादा मान्य होता है समवर्ती सूची में भी उस कंडीशन में। ठीक है, तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में बताया गया, 7वीं अनुसूची में बताया गया सूचियों के बारे में। और इसमें क्या क्या है, देखिए संघ सूची में इस टाइम जब हमारे मूल संविधान में कितने विषय थे, 97 विषय थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो चुके हैं, 100 विषय। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संघ सूची में कितने विषय थे, 97। अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 100। ऐसे में पूछा जाए कि राज्य, या से पूछा जाता है मंडल एग्जाम में कि किस सूची में कितने विषय हैं। अगर आपको पूछा जाए कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो मूल संविधान कितने थे, 66, और अब बढ़ के कितने हो चुके हैं, 61, यानी कि सॉरी कम हो चुके हैं। तो अब कितने हो चुके हैं, कम होकर के 61। ऐसे अगर आपको पूछा जाए कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो मूल संविधान में आपका आंसर होगा 47 थे, और अब कितने हो चुके हैं, 52 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो फिर आती है आपकी 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या क्या बताया गया, संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि संविधान द्वारा प्राप्त हमारी भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो वो भाषाएं इस अनुसूची में दी गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस टाइम संविधान की भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं हैं अब, और जब हमारा मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, जब मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में समय हमारी जो अनुसूची में कितनी भाषाएं संवैधानिक, 22 भाषाएं कि हम 22 भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी कार्य में, 22 भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर दोस्तों ठीक है, इतने तो थी हमारे हमने वो कवर करी अनुसूचियाँ जो हमारे मूल संविधान में थी। मूल संविधान में 8 थी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को, जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो फिर आती है आपकी 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची, पहले देखिए कि 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कभी पूछा जाता है आपके मंडल एग्जाम में कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो पहले के तहत। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष जोड़ा गया था, तो आंसर क्या होगा, 1951 में। ठीक है, देखिए इस अनुसूची में कौन सा विषय कवर किया गया है, भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली। जैसे कि आप जानते हैं कि इस अनुसूची का यह है कि अगर इस अनुसूची में आपका कोई भी भूमि सुधार, आपकी जमीन से संबंधित कोई भी विषय अगर इसकी इस अनुसूची के अंदर आ चुका है, तो बिना कोर्ट प्रोसीजर के बदलाव उसमें नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपको जमीन खरीदनी होती है, तो आपको काफ़ी कोर्ट क्या होता है, न्यायालय के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं काफ़ी। जैसे कि उसकी रजिस्ट्री वगैरह, आपकी जैसे कुछ रजिस्ट्री हो गई या कुछ काफ़ी चीज़ें होती हैं, अगर आपको जमीन खरीदनी पड़ती है तो आपको कानूनी प्रक्रियाएं फॉलो करनी पड़ती है, जो कि इसमें डाली गई है आपकी 9वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, भू यानी कि भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली संबंधित सभी विषय किसमें डाले गए हैं, आपकी 9वीं अनुसूची में। तो फिर आती है आपकी फिर आती है आपकी 10वीं अनुसूची में, जो कि है कौन सा, दल बदल कानून। देखिए इस कानून को जोड़ा गया था 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछें कि 10वीं अनुसूची या फिर दल बदल कानून को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 52वें संविधान संशोधन के तहत। वर्ष पूछे
कब जोड़ा गया? 1985 में, यानी कि दल बदल कानून। दोस्तों देखिए, इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि आपको पता है कि 1980 तक काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी या फिर काफी राजनीतिक दल बन चुके थे, जिनको देखते हुए क्या होता था कि कोई भी जैसे कि कोई भी राजनेता करते क्या था, किसी एक पार्टी से चुनाव के लिए खड़ा होता था, जीतता था, और जीतने के बाद फिर वो क्या काम किया करता था, मतलब कूद करके किसी और पार्टी में पहुंचाया करता था। जीता किसी और पार्टी से और फिर बाद में चुनाव जीतने के बाद पहुंची किसी और पार्टी में। तो हम इसको, जो ये होती है प्रक्रिया, इसको क्या बोलते थे? दल बदल प्रक्रिया, यानी कि दल को बदलने वाली प्रक्रिया। तो फिर इस जो कानून बना दल बदल, इसके तहत ये किया गया कि अगर कोई भी राजनेता किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, अगर वो चुनाव जीतने के बाद अगर किसी पार्टी में जाता है, चुनाव जीतने के बाद अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है अपनी पार्टी को छोड़ करके, जिससे कि वो जीता है चुनाव, उसके अलावा किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो अगर वो 45 दिन के अंदर वापस नहीं आता उस पार्टी में, तो उसके चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। यानी जिस सीट से उसने चुनाव लड़ा है उस चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा और फिर उसी सीट पर दोबारा चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था दल बदल कानून, कि अगर कोई भी राजनेता जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है, उसे जीता है, अगर उसके अलावा छोड़कर किसी पार्टी, जीतने के बाद अगर किसी पार्टी में जा रहा है, अगर वो 45 डेज के अंदर वापस नहीं आता है वर्तमान में, तो क्या होता है, उसके कानून को, उसके नामांकन को रद्द कर दिया जाता है। यानी जिस सीट से उसने चुनाव जीता है उस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, दोबारा चुनाव कराया जाता है। अगर आप किसी राजनेता को चुनाव जीतने से पार्टी चेंज करनी है, तो चुनाव होने से पहले वो पार्टी बदल सकता है, लेकिन अगर चुनाव जीतने के बाद अगर पार्टी बदलता है तो उस पर ही दल बदल कानून लागू होता है। अगर चुनाव जीतने से पहले जा रहा है तो उस पर ये दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आती है आपके 11वीं अनुसूची। देखिए इसमें 11वीं अनुसूची को देखिए, इसको 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि 11वीं अनुसूची और किससे संबंधित? पंचायती शक्ति से, ना। आपसे पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची या फिर पंचायती शक्तियों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया? इसमें हमारी पंचायतों को, जो हमारी पंचायत लेवल पे जो होती है, उनको पावर दी गई। जैसे कि आप जानते हैं पंचायत अधिकारी क्या होते हैं? सड़क, आपके गांव में सड़क बनाना, नाली वगैरह, नाली साफ सफाई की जितनी व्यवस्थाएं होती है, वो सब किसका काम होता है? पंचायतों के अंतर्गत ही किया जाता है, पंचायतों की देख रेख में। तो इसके तहत यानी पंचायतों को क्या दी गई? शक्ति दी गई, उनकी पावर दी गई। ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों आखिरी आती है आपकी 12वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। ठीक है, आप 11वीं और 12वीं को आप चाहे तो साथ में याद कर सकते हैं। 11वीं जो अनुसूची थी उसमें किसको पावर दी गई? आपकी पंचायतों को। और जो 12वीं अनुसूची थी उसमें उसमें किसको पावर दी गई? आपकी नगर पालिकाओं को। जैसा कि आप जानते हैं गांव के स्तर पर क्या होती है? पंचायत है, और जो शहरी स्तर पर होती है वहाँ होती है नगर पालिका या नगर निगम। सेम जैसे कुछ पावर गांव के स्तर पर दी गई थी पंचायतों को, सेम पावर इसी 12वीं अनुसूची के तहत 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में इसको दी गई थी नगर पालिकाओं को। यानी कि उनकी भी जो भी पावर होगी, जैसे कि शहरों में सफाई व्यवस्था देखना, नालियों की सफाई वगैरह करवाना, समाज रोड इत्यादि देखना, ये सारी जितनी भी कुछ शक्ति जो नगर पालिकाओं को दी गई थी, वो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची के तहत दी गई थी। दोस्तों ये थी आज की हमारी अनुसूचियाँ। आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको हमारे सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।